हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित कुमार एंड आई वेलकम टू योर क्लास फर्स्ट। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 12th की यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की क्लास चल रही है और 2 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं बात करूँ उन 2 चैप्टर की, तो चैप्टर 1 जिसका नाम था शीत युद्ध का दौर, और चैप्टर 2 जो था जिसका नाम था दो ध्रुवीयता का अंत। तो ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और हम लोग चैप्टर 3 जो है यह कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें भी 2 क्लास हो चुकी है और आज जो होने वाला है यह तीसरा क्लास होने वाला है। और क्लास यहाँ पे सिस्टमैटिक वे से करवाई जा रही है। पहले थ्योरी की क्लास चल रही है, यानी कि जो चैप्टर है वो पढ़ाया जा रहा है। फिर ऑब्जेक्टिव की क्लास चल रही है, यानी कि जो क्वेश्चन आंसर वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर का सेशन है वो हो रहा है। और उसके बाद सब्जेक्टिव चल रहा है, यानी कि जो दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर का सेशन है उसको करवाया जा रहा है। तो हमारे जो भी व्यूवर्स हैं उनको तो पता ही है, और जो भी नए व्यूवर्स हैं उनको भी बता दें। और जो भी आपके सहपाठी होंगे, आपके कजन होंगे, आपका भाई बहन होगा, आपका दोस्त होगा, उन सबको कहिए कि यहाँ पे क्लास सिस्टमैटिक वे में चल रही है और क्लास जरूर करें। अगर मैं बात करूँ पॉलिटिकल साइंस के क्लास की, तो यहाँ पे क्लास मंडे टू फ्राइडे चलती है, सोमवार से शुक्रवार शाम को 8 बजे। ठीक है, 8 बजे शाम में क्लास चलती है, डेली मंडे टू फ्राइडे। थोड़ी सी बात सिलेबस की कर लें, तो मैंने पॉलिटिकल साइंस का एक डेडिकेटेड सिलेबस आप लोगों के लिए बनाया है, जो बहुत ही अच्छे से समझाया गया है आपको कि किस चैप्टर में क्या-क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो ये जा कर के आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस तरह का सिलेबस का डिस्कशन यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। तो एक बार ज़रूर जाकर के देखिएगा और कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए, और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, कमेंट मैं पढ़ता हूँ और कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ मैं, तो कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा लगा सेशन। जैसा भी लगा, अच्छा लगा बुरा लगा, सारा कमेंट करना है आपको, किसी के प्रेशर में आके नहीं करना है कि नहीं अच्छा ही हमें कमेंट करना है। उसके बाद टेलीग्राम टेलीग्राम का जो लिंक है, क्लास फर्स्ट टेलीग्राम चैनल का ग्रुप बना हुआ है। इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जुड़ जाइएगा। जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वगैरह होगा वो सभी आपको यहाँ से मिल जाया करेगा। और अगर आगे कोई पीडीएफ वगैरह मुझे शेयर करना होगा तो मैं इसी चैनल पे पीडीएफ, इसी टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ डाल दूंगा। थोड़ा सा बात मैं और कर लूँ, पॉलिटी और पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति, राज व्यवस्था और राजनीति विज्ञान में बेसिकली अंतर क्या है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, तो जाकर के जरूर देखिएगा। बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे स्टूडेंट को ये भ्रम होता है कि ये तीनों शब्द एक ही हैं, लेकिन ये तीनों शब्द अलग अलग हैं। और ये जाकर के देखिएगा, इसके बाद आपको इस सब शब्द से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है वह दूर हो जाएगा। और कैसा लगा इसमें भी कमेंट करना है आपको। बढ़ते हैं अपने क्लास पे, जो आज की क्लास कंटिन्यू हम लोग करने वाले हैं। ये क्लास है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम से शुरू होगी। इससे पहले की क्लास हम लोग कर चुके हैं अमेरिका 9/11। लास्ट जो हम लोगों ने जिस टॉपिक पे डिस्कस किया था वो 9/11 था। अमेरिका में 9/11 जो हमला हुआ था 2001 में, उससे रिलेटेड हो गया है। और आज का जो टॉपिक है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम से करने वाले हैं हम लोग शुरू। अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिका को ऐसा लगा था 2003 में कि इराक सामूहिक संहार के हथियार बना रहा है, यानी कि इंग्लिश में इसको वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। अब ये क्या होता है सामूहिक संहार के हथियार में, क्या क्या आता है कि परमाणु हथियार की बात कर रहा हूं मैं, परमाणु हथियार। ठीक, उसके बाद रासायनिक हथियार, जैविक हथियार, ये सभी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी कि सामूहिक संहार के हथियार के अंतर्गत आते हैं, जिससे बहुत ज्यादा क्षति हो सके। तो अमेरिका को ऐसा लगा और अमेरिका का ऐसा कहना था कि इराक इस तरह का हथियार बना रहा, और इसलिए उसने इस मुद्दे को लेकर के 40 से ज्यादा देशों को एकजुट किया, उनकी सेनाओं को एकजुट किया और 2003 में इराक पर आक्रमण कर दिया। ये रोकने के लिए, यानी कि इराक जो सामूहिक संहार का हथियार बना रहा, अमेरिका चाहता था कि यह बंद करे इराक। इसी को ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से जाना जाता है। जो ये सैन्य अभियान अमेरिका के द्वारा चलाया गया था, इसी को ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इस हमले की अनुमति नहीं दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, या यूं कहें कि शीत युद्ध के बाद, सिर्फ एक ही हमले की अनुमति दी थी, जहां पे कुवैत पर इराक ने हमला करके कब्जा कर लिया था। उसके बाद ना ही नैरोबी वाले कांड में दिया गया था,
ना ही 9/11 में दिया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ से हमले की अनुमति नहीं ली गई और ना ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस हमले की अनुमति दी थी। मैं एक बात यहाँ पे और क्लियर कर दूं, एनपीटी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि। इस संधि पे जिस देश ने भी साइन कर रखा है वह देश परमाणु हथियार नहीं बना सकता। इस संधि के अनुसार दुनिया में केवल 5 ही देश परमाणु हथियार बना सकते हैं जो यूएनएससी के यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। वही देश परमाणु हथियार बना सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है। और जो एनपीटी पे साइन कर चुका है वह नहीं बना सकता है। और ये कौन से देश बना सकते हैं? जिन्होंने 1967 से पहले परमाणु हथियार बना लिया, उसका प्रक्षेपण कर लिया था। भारत ने इस पे साइन नहीं किया है क्योंकि भारत इसको हमेशा से भेदभावपूर्ण मानते आया है। चूंकि इराक इसका सिग्नेचर करता कंट्री है, हस्ताक्षर करता देश है, इसलिए अमेरिका को ऐसा लगा कि इराक इस रूल के अगेंस्ट जा रहा है, इस ट्रीटी के अगेंस्ट जा रहा है, और अमेरिका ने यहाँ पे हमला कर दिया। मजे की बात यह है कि इराक में किसी भी प्रकार के सामूहिक संहार के हथियार का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। इससे जो इराक के प्रति संवेदनाएं थी दुनिया के अन्य देशों में, यह बढ़ गई और अमेरिका के वर्चस्व को, हेजेमोनी को थोड़ा सा ठेस पहुंचा। यहाँ पे रीजन क्या था, बाद में ये पता चला कि अमेरिका सिर्फ सामूहिक संहार के हथियार के पीछे नहीं गया था। इराक में जो बहुत ज्यादा मात्रा में कच्चे तेल का भंडार है, अमेरिका उस पर कब्जा करना चाहता था ताकि अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को और ज्यादा बढ़ा सके। और इराक में उस समय जो सद्दाम हुसैन की सरकार थी, अमेरिका की नजर में सद्दाम हुसैन एक तानाशाह व्यक्ति था, एक तानाशाह शासक था। इसलिए अमेरिका वहां सद्दाम हुसैन की सरकार को हटाना चाहता था और अपनी मनपसंद की सरकार को, या यूं कह ले कि अपने पपेट को वहां पे बैठाना चाहता था कि अमेरिका अगर हाँ करता तो वहां की सरकारें भी हाँ करती थी। बाद में ये मकसद निकल करके आया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ ये भी देख लेते हैं। इराक में अमेरिका के खिलाफ पूर्ण व्यापी विद्रोह हुआ। इराक में जो भी लोग थे, इराकियन थे, वहां के सैनिक थे, पूरी तरह से विद्रोह कर देते हैं क्योंकि अमेरिका जो कह करके इराक पे हमला करता है वो नहीं मिलता है। ना ही उसको बायोलॉजिकल वेपन मिलता है, ना ही केमिकल वेपन मिलता है, ना ही एटॉमिक वेपन मिलता है। हिंदी में इसको जैविक हथियार, रासायनिक हथियार और परमाणविक हथियार बोलते हैं। जाहिर सी बात है, जब युद्ध होगा तो दोनों तरफ से सैनिक मारे जाएंगे, तो अमेरिका के भी लगभग 3000 सैनिक मारे जाते हैं और वहां पे 5000 जो निर्दोष लोग थे वो मारे जाते हैं। इराक पर अमेरिका का यह हमला सैन्य और राजनीतिक रूप से असफल सिद्ध हुआ। इससे पहले जो इराक पे हमला किया गया था 1990 के दशक में, वह अमेरिका के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो काफी सफल सिद्ध रहा। नैरोबी में जो वहां पे आतंकवादी घटना हुआ था, उसके उसका जो अमेरिका ने प्रत्युत्तर दिया, ये भी काफी सिद्ध रहा। 9/11 हमले के बाद में अमेरिका ने जो कार्रवाई की, ये भी काफी अच्छा हुआ और अमेरिका के वर्चस्व को दिखाया इसने। लेकिन जो इराक पे हमला किया गया, इससे अमेरिका के स्टेचर को, एक वर्चस्व को धक्का लगा और दुनिया को ये समझ में आई कि अमेरिका अपने फायदे के लिए लड़ा रहा है या लड़ रहा है। आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम अमेरिकी वर्चस्व के बारे में बात करेंगे कि अमेरिका का वर्चस्व जो है सैन्य अर्थ में, सांस्कृतिक अर्थ में और अर्थव्यवस्था के अर्थ में कितना ज्यादा है। जब ये वर्ड आया, टर्म आया वर्चस्व, तो वर्चस्व के अर्थ के बारे में बात करने से पहले हम लोग देखते हैं कि वर्चस्व क्या होता है। वर्चस्व को इंग्लिश में हेजेमोनी या कहीं कहीं पे हेगेमोनी लिखा जाता है, हेगेमोनी पढ़ा जाता है। इसको हिंदी में वर्चस्व कहा जाता है, नेतृत्व या प्रभुत्व कहा जाता है। ठीक है। हेगेमोनी एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है नेतृत्व या प्रभुत्व करना। अगर अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जब भी कोई देश, जब भी कोई ताकत केंद्र में होता है तो इसे वर्चस्व कहा जाता है, इसे हेगेमोनी कहते हैं। यहाँ एक ही ताकत का अर्थ है यूएसएसआर। ठीक है। क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। तो अमेरिका का वर्चस्व जो है यह किस तरह से था दुनिया में और किस तरह से है, इस सब के बारे में हमें बात करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो 3 वर्चस्व के बारे में मैंने आप लोगों को कहा कि पहला सैन्य अर्थ में, दूसरा ढांचागत यानी कि अर्थव्यवस्था के अर्थ में, और तीसरा सांस्कृतिक अर्थ में। तो एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये तीनों है क्या। सैन्य वर्चस्व की बात करें तो दुनिया में अमेरिका का जो सैन्य वर्चस्व है बहुत ही ज्यादा बेजोड़ है, बहुत ही ज्यादा अनूठा है। बहुत ही बेजोड़ है, बहुत ही अनूठा है। अगर मैं बात करूं
कि अनूठा किस संदर्भ में है, तो दुनिया में अमेरिका पूरी दुनिया में कहीं से भी और कहीं पर भी सटीक निशाना साध सकता है, अपने दुश्मनों को मार सकता है। अगर मान लीजिए अमेरिका से किसी देश का युद्ध हो जाता है, तो अमेरिका उस देश में गए बिना ही उस देश को नेस्तनाबूद कर सकता है, उस देश की सेना, मिलिट्री सब कुछ ध्वस्त कर सकता है। इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास ज़्यादा, इतनी ज़्यादा मिसाइल, आधुनिक मिसाइल, आधुनिक हथियार है। अगर मैं बेजोड़ की बात करूँ, तो सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है अमेरिका की दुनिया में। क्योंकि यह सबसे ज़्यादा अपनी रक्षा बजट पे खर्च करता है। अमेरिका का जो रक्षा बजट है 801 बिलियन डॉलर है, 2021 के अकॉर्डिंग बात करें तो। वहीं चाइना का 203 बिलियन डॉलर है, ठीक है? चाइना का 203 बिलियन डॉलर है, अमेरिका का 801 है, भारत का 77 है और यूके का 68 है और रसिया का 66 है। तो कहीं न कहीं अगर कंपैरिज़न की जाए तो अमेरिका का जो अकेला जितना रक्षा बजट है, उतना अमेरिका के बाद 10-12 देशों का मिला करके है। इसीलिए अमेरिका सैन्य वर्चस्व के मामले में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा ये ऐसा कह सकते हैं कि सुपर शक्ति है। उसके बाद बात करें कि दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य बजट है ही इसका। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अमेरिका सबसे ज़्यादा खर्च करता है। ज़ाहिर-सी बात है, अगर पैसा बहुत ज़्यादा होगा तो पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च करेगा और इसीलिए अमेरिका का सैन्य जो भी हथियार है, जो भी मिसाइलें हैं, ये सब उच्च क्वालिटी की हुआ करती है अगर कंपैरिज़न करें दूसरे देशों से। यहाँ की टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा अच्छी है। अमेरिका क्वांटिटी से एक बार परहेज़ कर सकता है, क्वांटिटी से समझौता कर सकता है, लेकिन अमेरिका क्वालिटी से कभी समझौता नहीं करता है और इसलिए अमेरिका का जो सैन्य वर्चस्व है दुनिया में बहुत ज़्यादा है। अमेरिकी सेना दुनिया के लगभग हर देशों में जा सकती है, वहाँ ऑपरेशन को, किसी भी प्रकार के ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है, सैन्य कार्यवाही को अंजाम दे सकती है। अमेरिकी नेवी दुनिया के लगभग हर महासागर, हर सागर में प्रेज़ेंट है। यहाँ तक बात करें दक्षिण चीन सागर में, जहाँ पे कहा जाता है कि यह चीन का प्रभुत्व वाला क्षेत्र है, वहाँ पे भी अमेरिका की नेवी मौजूद है। तो इतना ज़्यादा वर्चस्व है अमेरिका का। उसके बाद बात करें ढांचागत वर्चस्व, यानी कि अर्थव्यवस्था से संबंधित यहाँ पे बात हो रही है कि विश्व में जो भी सार्वजनिक वस्तुएँ मुहैया कराई गई है, उसमें अमेरिका की बहुत ही ज़्यादा भूमिका है। जैसे स्वच्छ वायु की बात कर लें, एयर फ़िल्टर आता है, लोग जहाँ पे दिल्ली वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। तो ये अमेरिका का ही दिया हुआ है। जो हम लोग सड़क देखते हैं 6 लेन, 4 लेन, 8 लेन, 10 लेन, तो ये सब सड़क का जो कांसेप्ट है, ये अमेरिका का ही दिया गया है। अमेरिका ने ही दिखाया है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। समुद्री व्यापार मार्ग, इसमें भी अमेरिका की बहुत ज़्यादा भूमिका है। अमेरिका की जो नौसेना है, ये काफ़ी बड़ी है और दुनिया के लगभग हर सागर, हर महासागर में मौजूद है। इसलिए समुद्री व्यापार मार्गों को यह नियमित करती है, नियंत्रित करती है। जो इंटरनेट के माध्यम से आप ये क्लास देख रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन यूट्यूब को चलाने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। ये अमेरिका की देन है। जो एमबीए है, मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यापार को अच्छे से समझने के लिए एमबीए किया जाता है आज के समय में। तो एमबीए भी अमेरिका का ही देन है। जो विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इस सब में इनडायरेक्टली अमेरिका सीधा-सीधा इनडायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व है। अगर अमेरिका चाहे तो किसी देश को लोन मिल सकता है, अमेरिका ना चाहे तो किसी देश को लोन नहीं मिल सकता है। जैसे आज के सिनेरियो में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान को लोन नहीं मिल रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया। ये अर्थव्यवस्था के अर्थ में भी अमेरिका दुनिया के बाकी देशों से काफ़ी ज़्यादा आगे है। अगर मैं बात करूँ कि टॉप 5 अर्थव्यवस्था के बारे में, तो पहले तो यूएसए आता ही आता है। दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे जापान है, चौथे नंबर पे जर्मनी है, ठीक है? 5वें नंबर पे इंडिया है। तो काफ़ी ज़्यादा इसका अगर लगभग बात करें तो 24-25 ट्रिलियन डॉलर का है, इसका 15 ट्रिलियन डॉलर का है और इंडिया का हम लोग 3-4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इस सब में। इसलिए अमेरिका का प्रभुत्व सिर्फ सैन्य में ही नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में, अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद एक और जगह पे अमेरिका का प्रभुत्व है, सांस्कृतिक वर्चस्व है। हम लोग अमेरिकी संस्कृति के इतने अभ्यस्त हो चुके हैं, इतने आदी हो चुके हैं कि हम लोग इसको अपने डे टू डे लाइफ में अपना चुके हैं और इस बात का हमें कभी ज़रा-सा अंदाज़ा भी नहीं होता, कभी हम इस बारे में सोचते भी नहीं हैं।
इसकी संस्कृति जो है बड़ी लुभावनी है और इस वजह से भी यह बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। जो चीज़ें लुभावनी होती है हम उसके आदी हो जाते हैं और बिना उसके रह नहीं सकते। जैसे आप अपने मोबाइल के बिना, ठीक है? मोबाइल के बिना आप 1, 2 दिन, 10 दिन की कल्पना करिए कि बिना मोबाइल के आप 10 दिन कैसे रहेंगे? किस प्रकार से एंटरटेनमेंट होगा आपका? कैसे आप क्लास करेंगे? तो यह उसी प्रकार से जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अमेरिका की संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन अब ये हमारी डे टू डे लाइफ़ का हिस्सा बन चुका है। हम इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि हमें यह बहुत ही सहज लगता है। आज के समय में बात करूँ कि जो भी अच्छा जीवन की कल्पना हम लोग करते हैं, ठीक है? जो भी अच्छे जीवन की कल्पना करते हैं, जो भी व्यक्तिगत सफलता की हम लोग कल्पना करते हैं, कल्पना किस मैटर में कि हमारे पास गाड़ी होना चाहिए, हमारे पास घर होना चाहिए, हमारे पास एसी होना चाहिए उस घर में फ्रिज होना चाहिए, उस घर में अच्छा किचन होना चाहिए। ये सब चीज़ें हम लोग कल्पना करते हैं ना। लिफ्ट होनी चाहिए अगर 4-5 मंजिला बिल्डिंग है तो। अच्छी कार होनी चाहिए, घड़ी होनी चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए। तो जो भी व्यक्तिगत सफलता है, अच्छा जीवन है, लोगों और समाजों के जो भी सपने हैं इन सभी चीज़ों को लेकर के, वह सब 20वीं सदी में अमेरिका में ये सब प्रचलित हुए थे और धीरे-धीरे हमारे कल्चर का हिस्सा, हमारे डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। आज हम लोग कमाना चाहते हैं, क्यों कमाना चाहते हैं? ताकि हम अपना लाइफ़स्टाइल अच्छा कर सकें, अपनी व्यक्तिगत सफलता की व्याख्या कर सकें या लोग उसको देखें और उसी रास्ते पे चलें, कि यह कितना ज़्यादा व्यक्तिगत सफल इंसान है। ये सब का सब अमेरिकी कल्चर का हिस्सा है। हमारे यहाँ पहला वो नहीं था। अगर मैं कुछ पिक के माध्यम से आपको समझाऊँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये जो सांता क्लॉज का ड्रेस है, सांता क्लॉज बिल्कुल, इसका जो ड्रेस है इंडिया में जब 25 दिसंबर का समय आता है, जो हम लोग बड़ा दिन कह कर के मनाते हैं, क्रिसमस डे कह कर के मनाते हैं। बेसिकली ये ईसाइयों का त्योहार है और उस दिन इंडिया में बहुत सारे परिवार जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, अपने बच्चों को इस प्रकार का ड्रेस पहनाते हैं। बड़े-बुजुर्गों को भी आप देख लीजिएगा, जब आप चर्च घूमने के लिए जाइएगा तो वहाँ मिल जाएगा। बच्चों को इस प्रकार का ड्रेस दिया जाता है, ये बैटमैन का ड्रेस है, ये अमेरिकी कल्चर का हिस्सा है। लेकिन हम लोग इतने सहज हो चुके हैं, इतने आदी हो चुके हैं और लुभावनी भी कितनी है, सुंदर देखिए कितना है, इस वजह से लुभावनी है। और जब लुभावनी है तो हमको इसका अभ्यस्त होना पड़ेगा। केएफसी के बारे में आप लोग सुनते होइएगा, डोमिनोज़, मुँह में पानी आ जाएगा? डोमिनोज के बारे में, डोमिनोज का पिज़्ज़ा कितना ज़्यादा फ़ेमस है। केएफसी का बर्गर, हाँ, उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ये बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। ये सब का सब अमेरिकी कल्चर का हिस्सा है। जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, कोका कोला पीते हैं, थम्स अप पीते हैं, ये सब अमेरिकी कल्चर का हिस्सा है। लेकिन ये सब का सब हमारे डे टू डे लाइफ़ में इस कदर से समा चुका है, इस कदर से हम इसके हैबिचुअल हो गए, इस कदर से इसके आदी हो गए हैं, कि हमें पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल में ये अमेरिकी कल्चर का हिस्सा है। एक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अमेरिकी कल्चर या अमेरिकी का सैन्य वर्चस्व, सांस्कृतिक वर्चस्व या आर्थिक वर्चस्व इतना धीरे-धीरे नहीं कमने वाला है। एक समय में दूसरे दुनिया यानी यूँ का बात करें, भारत की बात करें, चाइना की बात करें, जापान की बात करें, वो कल्चर भी धीरे-धीरे आगे बढ़ेगी। वो सब देश भी अपने-अपने कल्चर को प्रमोट करेंगे। लेकिन इसमें अभी टाइम लगेगा क्योंकि अमेरिकी कल्चर हमारे डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन चुका है। इसको फुलफ़िल करने में, इसको हटा करके उसके साथ इंडियन कल्चर रखने में, इंडियन कल्चर को अपने अंदर डे टू डे लाइफ़ में लाने में काफ़ी समय लगने वाला है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, ठीक? एक क्लास और चलेगा, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लास अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्लास कैसा लगा। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगली क्लास में।